आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ डकी भाई तक लिमिटेड नहीं है। ये केस एक वेकअप कॉल है हर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और हत्ता के क्रिकेटर के लिए भी। सवाल ये है कि गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन जो पाकिस्तान में हर तरफ चल रहा था, प्लेयर्स की जर्सीज पे, पीएसएल के मैचेस में और सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा इसको प्रमोट कर रहा था, लेकिन फिर भी सिर्फ डकी भाई को ही क्यों निशाना बनाया गया। के बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफ़ी मांगता हूँ। रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी। अब सीधा पॉइंट की बात करते हैं। 17 अगस्त 2025 को सादुर रहमान, जिसे आप सब डकी भाई के नाम से जानते हो, लाहौर एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। उस पर गैम्बलिंग एप्स जैसे कि बाइनोमो, 1xBet, Bet365 जैसे बेशुमार एप्स को जो कि पाकिस्तान में इलीगल माने जाते हैं, उनको प्रमोट करने के इल्जाम में उसको अरेस्ट किया गया। और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि उनके चैनल से टोटल 27 वीडियोस मिलती हैं जहां इन एप्स को ओपनली प्रमोट किया गया। अब इस तरह की एप्स न सिर्फ इलीगल हैं बल्कि यूथ को भी फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करती हैं। कोर्ट ने उसका रिमांड पहले 2 दिन का दिया और फिर बाद में एक्सटेंड होता गया। अब केस चल रहा है और उसकी बेल भी एट स्टेक है। साथ ही उसकी वाइफ अरूब जदोई ने प्री अरेस्ट बेल ले रखी है ताकि वो फंस न जाए। अब यहाँ पे एक बड़ी कंट्राडिक्शन सामने आती है कि गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करने में सिर्फ डकी भाई अकेले नहीं थे। ये बताइएगा, डकी भाई की जानिब से अगर आप डकी को पकड़ा गया तो डकी भाई क्यों? ये बड़ा हम सवाल है, यही हम सवाल है। यही ऐप जिसको पीएसएल प्रमोट कर रही है, टी शर्ट में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल है, इलीगैलिटी है। गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन एक ओपन सीक्रेट है। तो सवाल ये है कि अगर सब कर रहे थे तो फिर डकी भाई क्यों? क्योंकि डकी भाई उस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्रिएटर थे शायद, जैसे घर के व्लॉग या फिर लग्जरी फ्रॉन्ट्स वगैरह। ना उसके पीछे कोई पीसीबी जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। उस पर एक्शन लेना इजी था। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी पुरानी वीडियोस में से प्रमोशन पार्ट्स को कट नहीं किया, जबकि दूसरे यूट्यूबर्स उन्होंने अपने 24 घंटों के बाद प्रमोशन पार्ट्स को ट्रिम करके वो पार्ट रिमूव कर दिया। क्योंकि आपने नोटिस तो किया होगा कि जो ज्यादातर ट्रैफिक होता है वो पहले 24 घंटों में आता है, जिसका रिजल्ट एफआईए के पास टोटल 27 वीडियोस एज एन एविडेंस मौजूद है। थर्ड ये है कि 5 से 6 मिलियन फॉलोअर्स होने का मतलब है उसका इन्फ्लुएंस यूथ पे ज्यादा है। अथॉरिटीज को लगा कि उसका एग्जाम्पल बनाकर एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। अब जब कॉर्पोरेट्स और क्रिकेट बोर्ड गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप उठाते हैं तो उन्हें स्पोर्ट्स ब्लॉग्स या प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स के नाम से मास्क कर दिया जाता है। लेकिन अब जब एक यूट्यूबर ब्रांड डील उठाता है तो उसे सीधा क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और सिर्फ केस गैम्बलिंग एप्स तक लिमिटेड नहीं है। एक और कंट्रोवर्सी तब आई जब डकी ने अपने ऑडियंस को बताया कि उन्होंने 10 करोड़ का घर ड्रीम हाउस खरीदा है, लेकिन अरेस्ट के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर ने क्लेम किया कि वो घर एक्चुअली रेंट पर लिया गया था, 4 लाख मंथली और 3 मंथ्स डिपॉजिट के साथ। अब ये पर्सनल लाइफ का मसला है, लेकिन बात ट्रस्ट की है। जब एक इन्फ्लुएंसर अपना लाइफस्टाइल शो करवाता है तो उसमें भी सच नहीं है, जो कि ऑडियंस से झूठ बोला जाता है और इस तरह ट्रस्ट पॉइंट वीक हो जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो ये बात खुद ही जानते हैं। लाहौर सेशन कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई है कि या तो सब इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट करो या फिर डकी भाई को रिलीज करो। और अब रिपोर्ट्स हैं कि एफआईए और पीटीए ने मिलके 46 बेटिंग एप्स ब्लॉक की हैं और स्टेप बाय स्टेप और क्रिएटर्स को भी पकड़ा जाएगा। अब सवाल ये है कि हम पहले ही टाइमली इन साइट्स को ब्लॉक क्यों नहीं करते? पीटीए का काम है इलीगल हार्मफुल साइट्स को ब्लॉक करना। अगर साइट्स अवेलेबल हैं और ब्लॉक नहीं की गई तो फिर तो क्रिएटर्स का कहना है कि हम तो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स पर ऐड कर रहे थे। पाकिस्तान में ज्यादातर एजेंसीज रिएक्टिव काम करती हैं। जब स्कैंडल उठता है तो तब एप्स को ब्लॉक किया जाता है। अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होती तो इन एप्स को पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया होता। अब प्रमोशन तक तो बात समझ आती है, लेकिन एफआईए ने और भी हैवी क्लेम किया कि डकी भाई सिर्फ एक प्रमोटर नहीं बल्कि उस गैम्बलिंग एप्स के कंट्री हेड थे। समझने वाली बात तो ये है कि जब कोई इलीगल कंपनी किसी मुल्क में ऑपरेट करना चाहती है तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, जिसको कंट्री मैनेजर या हेड कहा जाता है। उसका काम होता है लीगल फ्रेमवर्क मैनेज करना, इन्फ्लुएंसर्स हाई करना और पैसा सर्कुलेट करना।
लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि FIA ने अभी तक इस एलिगेशन के सिलसिले में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने पेश नहीं किया। मतलब ये है कि ये सिर्फ एक क्लेम है, प्रूफ नहीं। अगर आगे चलकर कोई एविडेंस आता है तो केस और स्ट्रांग हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि डकी भाई का रोल सिर्फ पेड शैडोज तक का नहीं, बल्कि वो इस पूरे इलीगल स्ट्रक्चर का पार्ट बने हुए थे। लेकिन अभी तक हम इसको एलिगेशंस ही कह सकते हैं। और अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें डकी भाई के केस से क्या सीखना चाहिए। हर स्पॉन्सर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। बस ये मत सोचो कि अगर सब कर रहे हैं तो ये चीज सेफ है। पहले चेक करो कि वो सर्विस पाकिस्तान में लीगल है या बैन है। इजी पैसा टेम्पटिंग होता है, जिससे शॉर्ट टर्म पैसा वसूल होता है और लॉन्ग टर्म में करियर का रिस्क होता है, जो कि एक फुलिश ट्रेड ऑफ है। थर्ड ये है कि हर डील का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट लो और आइडियली एक लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करो, ताकि अगर कल को कोई केस बने तो तुम्हारे पास एक प्रूफ हो कि तुमने ड्यू डिलिजेंस की थी। गैम्बलिंग, बेटिंग, क्रिप्टो स्कैम्स, शेडी फाइनेंस एप्स, ये सब हाई रिस्क जोन्स हैं। अगर कोई भी ब्रांड तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है तो समझ लो कि उसमें बाद में रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर तुम्हारी ऑडियंस यूथ है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है, क्योंकि तुम्हारी एक रिकमेंडेशन से लोग अपना पैसा और टाइम बर्बाद कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या डकी भाई को अनफेयरली टारगेट किया गया है या फिर लॉ को उस पर सही एक्शन लेना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको एक नोट जरूर लिखना होगा, और वो ये है कि वेरीफाई बिफोर यू प्रमोट, क्योंकि एक गलती के पीछे आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।